नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, कुछ लोगों की जो महत्वाकांक्षा है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इधर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में उलझे रहेंगे और उधर चाइना जो है वो रसिया की जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लेगा। क्योंकि आप इस न्यूज में देख सकते हैं कि इस चाइना प्लानिंग ए रशियन लैंड ग्रैब व्हाट टू नो। चाइना जो है वो रसिया की भूमि को कब्जा करने की पूरी प्लानिंग में है। चाइना रसिया की जो लैंड्स है उनके ऊपर कब्जा करने की पूरी फिराक में है। ये कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस न्यूज में देख सकते हैं। ये सारी चीजें न्यूज के द्वारा छापी गई और कोई पुरानी न्यूज नहीं है। ये 10 दिसंबर की यानी कि परसों की ही न्यूज है, जिसमें ये क्लियर लिखा गया है कि चाइना रसिया की भूमि को कब्जाने की पूरी फिराक में है और वो अब हड़पना चाहता है। एक तरफ रसिया यानी कि एक तरफ पुतिन अभी भारत से वापस रसिया गए, भारत आकर वो ये सोच रहे होंगे कि यार चाइना के साथ तो हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं, चाइना के साथ तो हम उठते बैठते हैं, चाइना को हम जो है सस्ते दाम में पेट्रोल से देते हैं, जो फॉसिल फ्यूल है वो देते हैं। उसके बाद भी चाइना के साथ इतने बुरे रिश्ते कैसे हो गए हमारे साथ? चाइना मतलब ये जो गलत कर रहा है, रसिया की भूमि को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, ये चाइना कैसे कर सकता है? तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें चाइना की तो आदत है। चाइना जो है उसकी तो आदत है दूसरे की भूमि को कब्जाना। कभी वो भारत को कहता है कि भारत का अरुणाचल प्रदेश हमारा है, कभी वो भारत के अक्साई चीन पे अपना कब्जा करता है, कभी वो तिब्बत पर कब्जा करता है, कभी वो जापान, कभी वो ताइवान, इनके ऊपर कब्जा करने की बात करता है, कभी कहता है हम ताइवान को हमारे पूरे कब्जे में ले लेंगे। तो आज रसिया के ऊपर कब्जा करने की बात की गई जा रही है। ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि रसिया और चाइना के बीच तो मित्रता जैसे व्यवहार है, ये दोनों तो एक अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आज चाइना कह रहा है कि हम रसिया की जो भूमि है उसको कब्जा करेंगे। उसका कहने का वही तरीका है जो पुराने समय से कहता आ रहा है कि ये एक समय पे हमारा हुआ करता था, कुछ पुराने 100-200 साल पहले ये हमारा हुआ करता था, फिर उसको किसी वजह से किसी दबाव में आके हमने आपको दे दिया, तो अब जो है ये हमारा ही हिस्सा है तो इसे फिर से हमारे ही पास आना चाहिए। ये उसका घिसा पिटा डायलॉग है जो हर बार वो हर तरीके से बोलता है। भारत के केस में भी बोलता है और ताइवान के केस में भी बोलता है। तो यही चाइना का जो तरीका है वो बोलता आ रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि चाइना और रसिया के बीच में जो है डिफेंस को लेकर काफी ज्यादा डील हुई पड़ी है। वो दोनों मिलकर ज्वाइंट एंटी मिसाइल जो ड्रिल्स है वो करते हैं, चाइना और रसिया। फिर भी उनके बीच में रिश्ते हैं वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और ये चीज़ें अब निकल कर आ रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है डरावनी चीज़ें एशिया के अंदर होने जा रही है। जो दूसरे कंट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इस बात से डरे हुए हैं कि अगर रसिया और चाइना के बीच वॉर छिड़ गई तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। क्योंकि कुछ ही समय पहले रसिया, चाइना और भारत अमेरिका के खिलाफ एक होकर सामने आए हैं और अगर इनके बीच ही फिर से जंग हो जाती है, ये दोनों ही आपस में लड़ लेते हैं, तो फिर एशिया जो अस्थिरता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। दरअसल अगर मैप में देखें तो वो जगह ये है, ये रही वो जगह जिसे वो व्लादिवोस्टोक को अपना कहता है कि ये जो व्लादिवोस्टोक है पुराने समय में चाइना को हुआ करता था और अब इसे वापस को चाइना को ही दे दिया जाना चाहिए। एक और जो हिस्सा है वो रसिया का, ये वाला हिस्सा भी वो चाइना जो है क्लेम करता है कि ये वाला हिस्सा भी है ना रसिया का, चाइना के पास आना चाहिए क्योंकि ये चाइना का हुआ करता था। इधर उसका मानना है चाइना का कि इधर से क्या है, एक आमूर नदी गुजरती है, वो नदी यहाँ पर एक बॉर्डर बनाती है, जिस वजह से ये हिस्सा चाइना का यहाँ तक लगता है। और दूसरा इधर से एक नदी है जिसका नाम है उसूरी नदी, ये उसूरी रिवर यहाँ से बीच में से गुजर के जाती है, इसी वजह से ये भी चाइना का हिस्सा है। ये जो बॉर्डर्स है इसको लेकर उसका कहना है कि ये सारी चीजें चाइना के अंतर्गत आती है और चाइना की ही है। बताया जाता है, उसका कहना है, चाइना का कहना है कि हमारे यहाँ पर एक किंग डायनेस्टी हुआ करती थी और ये जो किंग डायनेस्टी है 19वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर चाइना में थी। और चाइना की ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को जो किंग डायनेस्टी है इसने 19वीं शताब्दी में ये जो तमाम टेरिटरीज है, जो कि एक ये और एक ये जो व्लादिवोस्टोक वाला है, ये सारी चीज़ें किसको दी थी? रसिया को दे दी थी इन्होंने। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में वो बात है क्या। आप लोगों को 2 ओपियम वार याद होंगे। ओपियम वार फर्स्ट वॉर जो था वो हुआ था 1839 से 1842 के बीच, और जो सेकंड वॉर था वो हुआ था 1856 से 1860 के बीच। ये हुआ था ब्रिटेन और चाइना के बीच। चाइना वालों को क्या हो रहा था, ब्रिटेन वाले सबसे ज़्यादा अफीम बेच रहे थे, जिस वजह से चाइना के अंदर बताया जाता है 40 मिलियन के आसपास जो लोग थे वो अफीम का ज़्यादा सेवन करने लगे थे, वो एडिक्टेड हो गए थे, जिस वजह से उनकी डेथ भी होने लगी थी। तो हुआ क्या कि जो सेकेंड ओपियम वॉर था, इस वॉर के अंदर ऐसा हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो इसमें जीत गए थे और चाइना को काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। तो इसमें जो रसिया है वो एज ए विनर पार्टिसिपेट करता है। और जब रसिया इसमें पार्टिसिपेट करता है तो हुआ क्या था कि 1858 में एक एगुन की संधि और एक हुई थी 1860 में पार्सिल की संधि। ये 2 संधि हुई थी। इन 2 संधि के तहत क्या किया गया था कि चाइना का जो व्लादिवोस्टोक, मतलब चाइना ऐसा क्लेम करता है कि ये चाइना का था, हम चाइना की तरफ से बता रहे हैं आपको कि चाइना का जो व्लादिवोस्टोक वाला एरिया था, ये जो हिस्सा था, ये हमने रसिया को दे दिया गया था, रसिया के दबाव में।
ये चाइना का कहना है। चाहे व्लादिवोस्टोक की बात करें, चाहे ये दूसरे एरिया की बात करें, चाइना कहता है कि ये दोनों चाइना के थे और चाइना ने ओपियम वार में हारने की वजह से रसिया के दबाव में ये सारी चीज़ें रसिया को दे दी गई थी। ये पहले चाइना का हिस्सा था, अब हमें तो ये सारी चीज़ें वापस लेनी है, इसीलिए हम इस पर क्लेम करते हैं, क्योंकि ये पुराने ज़माने में कभी 150-200 साल पहले ये चाइना का हिस्सा हुआ करता था। तो क्या चाइना वालों ने रसिया को पागल समझ के रखा है? क्या रसिया को आप यूं ही समझे हो कि रसिया के आप क्लेम करोगे, रसिया से कोई सी चीज़ छीन लोगे? वो रसिया है, कोई हांगकांग या ताइवान नहीं जो आपकी चीज़ों में या आपकी बातों में आ जाएगा और आप उस पर क्लेम करोगे तो वो उससे आप छीन लोगे। रसिया से कुछ भी चीज़ें छीनना आसान नहीं है। फिलहाल में वो यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है और यूक्रेन के सारे हिस्से को जो 1991 में 14 देशों में वो विभाजित हुआ था, वो फिर से यूएसएसआर को एक करने में लगा हुआ है। तो अभी उसके साथ डिस्टर्ब ना करें, यही चाइना के लिए भले का काम है, क्योंकि चाइना अभी बढ़ती इकोनॉमी है। अगर वो ये सारी चीज़ें करेगा तो एक दिन चाइना को बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ेगी और रसिया की तरफ से जो पलटवार होगा ना वो चाइना सह नहीं पाएगा। दरअसल कुछ दिन पहले ही एशिया के अंदर कुछ अच्छा होने लगा था, जिसमें चाइना के शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी ये तीनों साथ आए थे एक मंच पर। तो लगा था कि यार हो सकता है एशिया में जो हालात से सुधरने लगे हैं और अमेरिका के खिलाफ ये तीनों देश जो है एक हुए हैं, क्योंकि ये तीनों एक होंगे एशिया के अंदर तभी आप अमेरिका को काउंटर कर सकते हो, वरना आप अमेरिका को काउंटर नहीं कर सकते। आप जानते हो अमेरिका कितना ज़्यादा सुपर पावर कंट्री है, उसको काउंटर करने के लिए ये तीनों जो बड़ी इकोनॉमीज़ है एशिया की, इनको एक होना पड़ेगा। वैसे एक बात ये भी मैं आपको बता दूँ, चाइना के अंदर क्या है, जो चाइना की राष्ट्रवादी पार्टीज है ना वो चाइना के ऊपर दबाव डाल रही, चाइना की सरकार के ऊपर। वहाँ के जो लोग हैं वो चाइना की सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप हमारी जो खोई हुई संपत्ति है उसे वापस लेके आइए, जो हमारा पुराना इतिहास है उसे फिर से वापस लेकर आइए। तो चाइना की सरकार के ऊपर दबाव है कि वो ऐसी हरकतें करे और वो ऐसी हरकतें करने लगता है। दूसरा पॉइंट यह है कि चाइना ना अपने पड़ोसी जो देश है उनको हमेशा उलझा के रखना चाहता है, क्योंकि एक तरफ रसिया एक तरफ इंडिया, ये जो दोनों हैं, ये इंडिया रसिया तो खैर अभी उलझा हुआ है दूसरे युद्ध में, बट इंडिया जो है बढ़ती इकोनॉमी है। इसीलिए चाइना ये चाहता है कि इंडिया को इन चीज़ों के बीच उलझा के रखे, इन डिस्प्यूटों के बीच, जिससे इंडिया आगे ना निकल पाए कभी भी चाइना से। इसीलिए चाइना अपने पड़ोसी देशों को उलझा के रखता है। और आपने देखा होगा इंडिया को उलझाने के लिए उसने थोड़े दिन पहले कहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। पेमा वांगजू नाम की ये जो महिला है ये लंदन में रहती है और लंदन से जापान की यात्रा करती है, जिसमें चाइना बीच में ट्रांजिट का हिस्सा बनता है। कुछ देर के लिए इनकी फ्लाइट रुकती है 3 घंटे के लिए, लेकिन इनको यहाँ पर 18 घंटे रोका जाता है और इनसे कहा जाता है कि आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, तो आप अरुणाचल प्रदेश हटाकर उसको चाइना कर दीजिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का हिस्सा है। ये सारी चीज़ें लेकर चाइना अपनी हरकतें करता आ रहा है और चाइना इन चीज़ों से बाज नहीं आता। फिर हालांकि भारत की तरफ से बयान गया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और इसे कभी हम छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से भारत को फिर एक समय पर नेपाल ने भी टारगेट किया था। नेपाल ने अपने मैप में भारत के हिस्सों को दिखाया था। नेपाल का कहना था कि काला पानी, लिम्पाधुरा और लेपू लेक जो है नेपाल के हिस्से हैं। फिर भारत सरकार ने इसका पलटवार करते हुए कहा था कि आप ये सारी हरकतें ना करें। एक बार तो आपको समझा दे रहे हैं, अगर दोबारा ये सारी चीज़ें देखने को मिली तो हम फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने देखा ही होगा ये भारत और नेपाल के बीच जो है 1700 किलोमीटर का जो एरिया है वो फैला हुआ है। इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट रहता है। वैसे अब नहीं है, वो जो सरकार थी वो चाइना के फेवर में थी। पहले जो सरकार थी ओली सरकार, वो चाइना के फेवर में थी और चाइना की ये बात क्लियर समझ में आती है कि चाइना जो है विस्तारवादी नीति के तहत कार्य करता है और दूसरा कार्य चाइना देशों को उलझाने का कार्य करता है, जिसमें वो भारत को उलझाने की कोशिश कर रहा था कि भारत इसमें सब में उलझा रहे और चाइना जो है अपने सारे कार्य करता रहे, चाइना के आगे कोई निकल ना पाए। चाइना की यही मंशा रहती है, क्योंकि आपने देखा होगा 2 तरीके होते हैं किसी को पीछे छोड़ने के। या तो आप सामने वाले से ज़्यादा लंबी अपनी लाइन खींच दो, या फिर सामने वाले की जो लाइन है उसको कट कर दो, ये ऐसे। तो उससे क्या होगा कि आप आगे रहोगे और जो दूसरा देश है वो पीछे रहेगा। तो चाइना खुद को आगे निकालने की तरकीब तो सोचता ही है और दूसरे देशों को पीछे रखने की तरकीब भी पहले सोच लेता है। अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, अगर हमें चाइना के पीछे करना है, तो हमें चाइना के ये एक साम्राज्यवादी नीति है उसके तहत भी हमें कार्य करना होगा। हम भी कह सकते हैं कि जो डोकलाम वाला इलाका है वो तो भूटान के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर भारत अपना कब्जा करेगा। हम कह सकते हैं ना कि भारत बैठेगा, आप चाइना वाले बैठे हो, हम भी बैठेंगे। भूटान से वो खरीद लेना चाहिए, एरिया ले लेना चाहिए लीज पे और वहाँ पे जाकर बैठना चाहिए, तभी तो हम चाइना को काउंटर करेंगे। और चाइना अगर जैसे रसिया की भूमि को अपना हिस्सा कहता है, तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि अगर चाइना रसिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है तो क्या भारत रसिया की तरफ से बोलता है। क्योंकि जैसे यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा है, तब से भारत ने दोनों देशों को साधा है, बैलेंसिंग करके चला है। लेकिन अगर रसिया और चाइना का युद्ध होता है तो क्या भारत रसिया की तरफ बोलेगा?
क्योंकि यहाँ पर तो चाइना हमारा क्लियर दुश्मन है। आप जानते ही हो चाइना के साथ हमारी जो रिलेशन शुरू से अच्छे नहीं है। हम जो है 1962 का जो जख्म है वो आज तक हमारे पास है। अक्साई चीन भी वापस लेंगे और पीओके भी वापस लेंगे। अच्छा, एक बात आप नोटिस कीजिए, किसी भी देश में जो लोकतंत्र की सरकार है उसका फायदा होने का यही है। जैसे आपने देखा रसिया में जो पुतिन है उन्होंने अपनी सरकार को लंबा कर दिया कि अब हम ही बैठे रहेंगे। जो चाइना है उसने 2036 तक खुद को ही डिपेंड कर दिया कि हम ही शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन भारत के अंदर चाहे मान लीजिए कुछ तानाशाही आने लगी हो या कुछ भी होने लगा हो, तो एक समय के बाद ज़्यादा मैक्सिमम 15 साल के बाद सरकार बदला जाएगी भारत की। जो मोदी जी का टर्म चल रहा है ना, ये भी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट टर्म में ये सरकार बदला जाएगी। तो लोकतंत्र का ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप चलो ठीक है, कोई नेता खराब आ गया, कुछ समय तक उसने राज कर लिया, गलत तरीके से यूज़ कर लिया देश का, लेकिन एक समय के बाद तो वो हट जाएगा और हटेगा। इसीलिए लोकतंत्र की सारी बातें अच्छी बताई जाती है और चाइना में जो चीज़ें हैं वो गलत है। वहीं भारत क्या करता है, विस्तारवादी नीति पे विश्वास नहीं करता। भारत का मानना है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं पहले से ही, जो भूमि है, हम उसी को डेवलप करेंगे। हम क्यों दूसरी चीज़ों को मतलब हमारे इसमें मिलाएं? क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी और चाइना के हिस्से को मिलाएंगे तो फिर हमें उसे भी डेवलप करना होगा। तो हम क्यों उसको डेवलप करें? हमारे अंदर जो देश में अंदर जो भूमि है हम उसी को डेवलप कर लेना। इसीलिए भारत ये सारी चीज़ों में विश्वास रखता नहीं है। अब देखना ये होगा कि चाइना क्या करता है, क्या सच में रूस और चाइना के बीच युद्ध होता है, और युद्ध होता है तो ये युद्ध कहाँ तक जाता है, क्योंकि चाइना और रसिया दोनों बहुत डेंजरस कंट्री है अगर देखा जाए एशिया के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।